हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया पे। और मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर स्वाति सिंह। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की बायोलॉजी कंटिन्यूअस वे में। आपको और भी सब्जेक्ट्स भी वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलती रहेंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके आपको रखना है। हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस सबसे पहले, और साइंस में भी सबसे पहले हम बायो स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं आपको कंप्लीट बायोलॉजी इतनी ईजी तरीके से पढ़ाऊंगी कि आपको सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी। आप लोगों को क्लास में आने के पहले क्या करना है, एक कॉपी और एक पेन अपने पास रखना है, और जो भी क्लास में बताया जाता है, समझाया जाता है, उसे अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है। बस लास्ट में टाइम बाय टाइम अगर आप रिवीजन करते रहते हैं तो आपका एग्जाम और आपको कॉलेज टॉप करने से, यूनिवर्सिटी टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नहीं। आज हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक जैसे पहला चैप्टर हो गया, दूसरा चैप्टर हो गया, ऐसे पढ़ेंगे नहीं। आज हम ये पढ़ेंगे कि आपको पूरे साल में आपको बायो में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर स्वाति सिंह। तो हम सिर्फ बात करेंगे अपनी क्लास में बायो के बारे में। फिजिक्स, केमिस्ट्री मतलब भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान का हमसे कोई मतलब नहीं है, वो आपके दूसरे मेंटर्स देखेंगे। हम डिस्कस करेंगे बायो के बारे में, जिसे कहते हैं जीव विज्ञान के बारे में। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि इस पूरे साल में आपको क्या चीज़ें पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है। अगर आपको जो है कि बायो में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, इसको मैं एकदम शॉर्ट में बताऊं तो आपको बायो में लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना है, जो कि हम सबको पता है कि बायो क्या है, या जो जीव विज्ञान होती है उसे हम क्या कहते हैं। हम पेन ले लेते हैं, पेन लेने के बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो श्री गणेशाय कर दिया जाए, ठीक है। तो देखिए, हम जब भी स्टडी करते हैं किसी भी लिविंग थिंग्स की, तो हम उसको एक विज्ञान नाम देते हैं, जिसका नाम होता है जीव विज्ञान। आपने बुक में पढ़ा होगा कि जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जीवित प्राणियों का अध्ययन करते हैं, या जीवित जीवों का अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहा मैंने? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लिविंग की, सजीव की, या कह सकते हैं जीवित जीवों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं जीव विज्ञान। बात समझ में आ गई? अब जीव विज्ञान तो समझ में आया कि ये जीव विज्ञान होता है। अब जीव विज्ञान में हमें पता है कि एक प्लांट होता है और एक जो है एनिमल्स होते हैं। प्लांट और एनिमल एक दूसरे में बड़े बड़े डिफरेंट होते हैं। पहले क्या था, जब पुराना टाइम था, साइंस इतना डेवलप नहीं था, तो लोगों को लगता था कि जो प्लांट होते हैं वो निर्जीव होते हैं, क्योंकि वो एक जगह खड़े होते हैं, ना तो वो हिलते दुलते दिखते हैं, बस उनकी ग्रोथ एक टाइम के बाद देखने को मिलती है। तो लोगों को लगता था ये पता नहीं निर्जीव है, लगता है सजीव सिर्फ हम ही हैं। लेकिन बाद में टाइम के साथ साथ हमें पता चला कि पेड़ भी सुन सकते हैं, पेड़ भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो पेड़ भी बड़े सजीव टाइप के होते हैं, और इनके अंदर सारी चीज़ें चलती है। जैसे हमारे अंदर बहुत सारे रिएक्शन चलते हैं, उसी तरीके से प्लांट के अंदर भी बहुत सारे रिएक्शन चलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमको पढ़ने में ईजी हो, इसलिए हमने जीव विज्ञान को दो भागों में बांट दिया। हमने कहा कि चलो भाई, बड़ी दिक्कत हो रही है कि प्लांट को कैसे पढ़ें, एनिमल को कैसे पढ़ें, दोनों बड़ा डिफरेंस है। तो हमने क्या किया कि हमने कहा कि चलो कोई ऐसे दो ब्रांच बना देते हैं जो जीव विज्ञान का भाग हो, और उसमें एक में हम प्लांट की स्टडी करेंगे, दूसरे में हम जो एनिमल्स की स्टडी करेंगे। मतलब कि एक में हम जंतु का अध्ययन करेंगे और दूसरे में हम वनस्पति का अध्ययन करेंगे। तो विज्ञान की वह शाखा, या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं जंतु विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं जंतु विज्ञान। उसके साथ साथ में ही हमारे पास जो दूसरा वर्ड आता है वो है वनस्पति विज्ञान। बात समझ में आई आप लोगों को कि हमने कहा कि जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जीवित जीवों का अध्ययन करते हैं। अब हमको प्लांट और एनिमल में बड़ा कंफ्यूजन था। हमारा खाने का तरीका अलग है, उनका खाना बनाने का तरीका अलग है। वो प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, उनको कोई किसी की जरूरत नहीं है, वो पूरे आत्मनिर्भर है, मोदी जी टाइप वाले लोग हैं। और हम लोग क्या है, हम लोग दूसरों के ऊपर निर्भर वाले लोग हैं कि हमको पेड़ से खाना मिलेगा, मम्मी खाना बना के देंगी तो खा लेंगे, नहीं बना के देंगे तो कुछ बनाने भी नहीं आता। तो वो वाला कॉन्सेप्ट है हम लोगों का। तो हमने क्या किया कि हमने कहा कि दोनों दोनों में डिफरेंसेस हैं। अब इन दोनों के डिफरेंसेस को हमको अलग करके पढ़ना पड़ेगा। तो हमने एक विज्ञान की शाखा बना दी जंतु विज्ञान, और दूसरी शाखा हम बनाएंगे वनस्पति विज्ञान। दूसरी शाखा हम बनाएंगे वनस्पति विज्ञान।
पहली शाखा थी जंतु विज्ञान और दूसरी शाखा थी क्या, वनस्पति विज्ञान। तो दो चीज है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान की परिभाषा लिखी अपनी कॉपी में कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। क्या हमने कहा कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं जंतु विज्ञान। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर हम वनस्पति विज्ञान की बात करें तो वनस्पति विज्ञान में हम क्या लिखेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, पौधों का अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान कहलाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। मतलब क्या, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, पौधों का अध्ययन करते हैं, उसे वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। या फिर हम इंग्लिश में अगर कहना चाहें तो हम कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस, या कह सकते हैं विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी विल स्टडी अबाउट द एनिमल्स, इट्स कॉल्ड जूलॉजी। और वो वाली ब्रांच जिसमें हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं उसे बॉटनी कहते हैं। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा इंग्लिश भी जान लेते हैं। हम यूपी बोर्ड वाले हैं, हमको पता है, लेकिन थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आनी चाहिए ना भाई। क्लास में भौकाल भी तो दिखाना है इंग्लिश बोल बोल के कि हाँ हमको पता है, तो आगे भी हेल्प करेगा आपको। तो जो जीव विज्ञान होता है इसे कहते हैं बायोलॉजी, इसे कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी, और वही इंस्टा वाला जिसमें आप लोग बायो टैग लगाते हो, तो वो बायो मतलब आपके बारे में, बायोलॉजी मतलब कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग थिंग्स हैं उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसे बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या है, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान को हम लोग कहते हैं जूलॉजी या जूलॉजी कहते हैं। बहुत लोग जूलॉजी इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं, बहुत लोग जूलॉजी कहते हैं। दूसरी बात है हमारे पास वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को हम लोग कहते हैं बॉटनी। वनस्पति विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, बॉटनी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको आपके सिलेबस का मतलब, या सिलेबस में हमको क्या मतलब, आपका जो सब्जेक्ट का नाम है, जैसे भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है। भौतिक विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है, रसायन विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है, ये आपको भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान वाले सर बताएंगे। हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जीव विज्ञान के बारे में। तो जीव विज्ञान का मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए ना भाई, आप क्या पढ़ने जा रहे हो। आप अगर आप हाई स्कूल में हो तो हाई स्कूल क्यों कर रहे हो, इसमें क्या क्या पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए ना। उस टॉपिक के अंदर या उस सब्जेक्ट के अंदर क्या पढ़ना है ये भी पता होना चाहिए। तो सिलेबस नहीं पढ़ेंगे हम लोग, अपनी क्लास में उसके इर्द गिर्द की भी इंफॉर्मेशन लेती चलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को इर्द गिर्द वाले इन्फॉर्मेशन को भी याद रखना है। ये नहीं हम लोग बस आपके एग्जाम क्वालिफिकेशन के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, आपका बेस मेंटेन करने के लिए पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि बायोलॉजी है, उसके दो पार्ट हैं, जूलॉजी और बॉटनी। अब हम बात करते हैं कि इसकी खोज किसने की, या फिर इसको ये नाम किसने दिया। या फिर देखो, बायो जब आप पढ़ते हो तो अगर मान लो कि मैंने बायो में बहुत अच्छा काम किया, तो मुझे फादर ऑफ इस सब्जेक्ट का कह दिया, जैसे हमको कह दिया जाएगा फादर ऑफ जीव विज्ञान या फिर मदर ऑफ जीव विज्ञान। मतलब अगर बॉयज़ है तो फादर, अगर लड़की है तो मदर। तो यहाँ पे ये उनकी जनक है। जैसे हमारा क्या है, हमारी जो उत्पत्ति है वो हमारे मम्मी पापा ने की है, तो कहते हैं कि जनक है वो हमारे, उन्होंने हमें जना है, हमें बनाया है। तो उसी तरीके से अगर हम कुछ बनाते हैं, हम कुछ इन्वेंट करते हैं, तो कहते हैं कि इसके जनक ये हैं। हम पढ़ते हैं ना कि कंप्यूटर के जनक कौन है, विज्ञान के जनक कौन है, ऐसे पढ़ते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक कौन है, जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है अरस्तु जी को। अरस्तु जी को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो लिख लेते हैं अरस्तु। अरस्तु जो थे इन्हें कहा क्या जाता है, जीव विज्ञान का जनक। बात समझ में आई। वही से ही अगर हम जंतु विज्ञान की बात करें तो इसके भी जो जनक होते हैं उनका भी नाम अरस्तु है। ये वही अरस्तु हैं जिन्होंने जीव विज्ञान बनाया था। तो इन्होंने जीव विज्ञान में मतलब मेनली इन्होंने इसमें जंतुओं का अध्ययन किया था, प्लांट के भी कुछ अध्ययन किए थे। लेकिन इनके जो शिष्य थे, अरस्तु के जो शिष्य थे, जैसे आप अपने टीचर के शिष्य हैं, आप हमारे शिष्य, ऑनलाइन ही जमाना है तो क्या हुआ, लेकिन आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आप हमारे बच्चे हो गए और हम आपके टीचर्स हो गए। तो अरस्तु जी के जो शिष्य थे उनका नाम था थियोफेस्टस। उनका नाम क्या था, थियोफेस्टस। अब ये थियोफेस्टस ने क्या किया था, वनस्पति विज्ञान पे बड़ा काम किया था। तो इनको कह दिया जाता है क्या, वनस्पति विज्ञान के जनक। क्या कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान के जनक। इनका नाम क्या है, थियोफेस्टस। ये जो थियोफेस्टस जी थे इन्हें कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक।
बात समझ में आ गई? इतनी बात तो आपकी ऐसी थी जो आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाने वाली है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कभी कभी कोई एग्जाम वगैरह आप देते हैं तो वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन मिलते हैं कि बायो का जनक किसे कहते हैं, जूलॉजी का जनक किसे कहते हैं, बॉटनी का जनक किसे कहते हैं। तो ये याद रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, वरना तुरंत क्लास में आप नोट डाउन करिए। तुरंत के तुरंत क्लास में आपको चीज़ों को नोट डाउन करना है। और आज की क्लास देखने के बाद आपका होमवर्क रहेगा कि नेक्स्ट क्लास में जब भी आप आएंगे तो पहले क्लास की चीज़ों को रिवाइज करके आएंगे। मैं पूछूंगी, मैं क्लास में पहले कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, उसके बाद ही नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करूंगी। आपको वो चीज़ें आनी चाहिए और आपको पहले की क्लास को रिवाइज करके आना है। इतना काम आप लोगों को करना है, ठीक है। नेक्स्ट में अब हमें क्या पढ़ना है कि हमें क्लास 10th की जो जीव विज्ञान है, कक्षा 10 का जो जीव विज्ञान है, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। क्लास 9th में क्या क्या पढ़ा था एक बार याद करिए। क्लास 9th में आपने जो जीव विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पे आपने पढ़ा था सेल। अब कोई ये नहीं कहेगा कि मैम हमने नहीं पढ़ा था, हमने पढ़ा था जीवन की मौलिक इकाई। टॉप चैप्टर का क्या नाम था? जीवन की मौलिक इकाई। और इसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था? कोशिका के बारे में पढ़ा था। विषय का क्या नाम था? चैप्टर का क्या नाम था? जीवन की मौलिक इकाई। तो उसमें हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि कोशिका मिल मिल के ऊतक बनाती हैं। तो हमारा जो दूसरा चैप्टर था वहाँ पे हमने पढ़ा था किसके बारे में? ऊतक के बारे में। दूसरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? ऊतक के बारे में हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा था। तो उसके साथ साथ ही अब आपने ऊतक में क्या क्या पढ़ा था कि डिफरेंट तरीके के ऊतक कौन कौन से होते हैं, कैसे वो काम करते हैं, वो सारी चीजें आपने वहां पे पढ़ी थी। अब नेक्स्ट में हमने क्या पढ़ा था कि जीवों में विविधता कैसी होती है। जैसे कि आप कुत्तों से अलग दिखते हैं, आप बिल्ली से अलग दिखते हैं, आप शेर से अलग दिखते हैं, शेर आपसे अलग दिखता है, प्लांट हमसे अलग दिखते हैं, हम प्लांट से अलग दिखते हैं। तो आखिर ये परिवर्तन आया कहाँ से और कैसे इन परिवर्तन का जो है ओरिजिन हुआ, इस बात को हमें पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट में चैप्टर क्या था कि हम बीमार क्यों होते हैं। ये आपका 9th की बात मैं कर रही हूँ, 10th की बात अभी हमने नहीं की। 9th को याद करके रखेंगे, भूलेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपने 9th में पढ़ी थी और आपको 10th में वो एज इट इज़ काम आने वाली हैं। तो हम बीमार क्यों होते हैं, क्या ऐसी रीजन है जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं। उसके बाद जो है, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है? खाद्य संसाधनों में सुधार। खाद्य संसाधनों में सुधार, ये आपके पूरे बायो के चैप्टर थे जो कि आपने क्लास 9th में पढ़े थे। क्लास 9th में आपने पढ़े थे, वो आपके चैप्टर्स यहाँ पे हैं। तो ये चीज़ आपने पढ़ी थी, कोशिका पढ़ा था, उसके ऊतक के बारे में पढ़ा था, एक जीव दूसरे जीव से कैसे विविधता दिखाता है, अलग कैसे है वो पढ़ा था। हम बीमार क्यों होते हैं, किसकी वजह से होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, बीमारी करने वाले वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो सारी चीज़ें। और हम कैसे अपने खाद्य के संसाधनों में जो प्रोडक्टिविटी है उसे बढ़ा सकते हैं, ये चीज़ पढ़े थे। लेकिन 10th का सिलेबस और भी इंटरेस्टिंग है। आपको इस सिलेबस में अपने आप के बारे में जानने को मिलेगा। आप कैसे खाते हो तो खाना कैसे पचता है, आप सांस लेते हो तो हवा कहाँ जाती है, आपका खून दौड़ता है तो कैसे कैसे दौड़ता है, उसका क्या काम है। जो हीमोग्लोबिन, अक्सर आपने सुना है कि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, प्लेटलेट्स कम हो जाता है, तो उससे क्या होता है, ये करते क्या है आपकी बॉडी में, आप चल कैसे पाते हो, आप सो कैसे पाते हो, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग इस साल में आपको डिस्कस करके देंगे। तो ये वाला जो ईयर है ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको अपने बारे में जानने का मौका मिल रहा है, इसलिए भी ये आपका 10th क्लास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो टॉपिक है आपके 10th क्लास में वो है सजीव तथा निर्जीव। सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है? सजीव तथा निर्जीव। मतलब पहले चैप्टर की अगर हम बात करें तो पहला चैप्टर जो है वो क्या है? जैव प्रक्रम। पहला चैप्टर आपके सिलेबस का जो है वो क्या है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम। अब जैव प्रक्रम में क्या चीजें आती हैं? जैव का मतलब है जीवित, प्रक्रम का मतलब है कि जो भी प्रक्रियाएं आपको जीवित रखने के लिए आपके शरीर में निरंतर चल रही है उसे कहते हैं जैव प्रक्रम। आप चल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, आपकी बॉडी में तुरंत हमेशा ब्लड दौड़ रहा है, आपका न्यूरॉन्स हमेशा काम कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें, आप में खाना खाने तो डाइजेशन होकर बॉडी तक जा रहा है, आप सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन पूरे शरीर में जा रहा है, तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं ये आपको जीवित रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये प्रक्रियाएं नहीं होंगी तो शायद हम लिविंग थिंग्स नहीं होंगे। तो जैव प्रक्रम का मतलब क्या है कि वो सारी की सारी प्रक्रियाएं जो कि आपको जीवित रखती हैं उसे हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रम।
समझ में आ गया। जैव प्रक्रम में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको जो भी चीज पढ़नी है वो एक बार वनस्पति के लिए पढ़नी है और एक बार जंतु के लिए, एक बार जंतु के लिए, एक बार वनस्पति के लिए, फिर जंतु के लिए, फिर वनस्पति के लिए, इस तरीके से। तो सबसे पहला जो हमारा विषय है वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहला जो टॉपिक है वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, पाचन के बारे में। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, पाचन। पाचन का मतलब समझ रहे हैं, पाचन तंत्र। आपने खाना खाया, सपोज करिए कि आपने खाना खाया, अब आपका खाना क्या खा रहे हैं, रोटी सब्जी मान लीजिए खा रहे हैं, सिंपल सा, बहुत अच्छे हैं, फास्ट फूड वगैरह नहीं खाते, रोटी सब्जी मम्मी के हाथ का बना हुआ खा रहे हैं। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए तो आप खाना खा रहे हो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जहाँ जहाँ पे एनर्जी चाहिए वहाँ पे रोटी डोल डोल के चली जाए? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी ब्लड की जो वेसल्स है वो बहुत पतली पतली हैं और सब जगह खाना पहुँचाने का काम ही नहीं का है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने खाने को ऐसे फॉर्म में बदल देते हैं, ऐसे रूप में परिवर्तित कर देते हैं जिससे कि वो ब्लड में जा सके, खून में, रक्त में, जिसे जो भी आप कहना चाहते हैं उसमें जा सके, ताकि जहां जहां पे जरूरत हो वहां वहां पे वो जा सके। आप समझिए ऐसे कि मान लीजिए कि आपको आपके घर जाना है, आपको आपके घर जाना है, आप अमेरिका से आ रहे हो या किसी भी ऐसे जगह से आ रहे हो जहाँ से आपको प्लेन से आना है। अब आप प्लेन पे आते हो तो कहीं पे आपका जो हवाई अड्डा होता है वहाँ पे उतरते हो। ऐसा तो है नहीं कि प्लेन ले जाके डायरेक्ट अपने छत पे उतार देते हो, ऐसा नहीं हो पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ तक आपका प्लेन लैंड नहीं कर सकता। वैसे ही हम जो रोटी सब्जी खाते हैं वो हमारी पूरी बॉडी में घूम नहीं सकता। सोचिए कितना वियर्ड है कि यहाँ से चोट लगा, खून के साथ साथ 2 रोटी भी बाहर आ गई, तो हाउ वियर्ड इट इज़। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हम जब कोई आते हैं तो पहले हम हवाई अड्डे पे आते हैं, फिर वहाँ से हम कोई बस वगैरह लेके अपने लोकल एरिया के लिए जाते हैं, फिर वहाँ से आप कोई आपके घर से कोई आता है, आपको पिकअप कर लेता है आपके मार्केट से, आपके एरिया से। तो ऐसी चीज़ें हम लोग करते हैं। आज तो हम लोग ऊबर वाले हैं कि हम लोग ऑटो वगैरह बुक भी कर लेते हैं। तो क्या दिक्कत क्या है, तो क्या इसका मतलब क्या है कि आपको जहाँ तक पहुँचना है उसके लिए जैसे रास्ते रहेंगे आप वैसे वैसे साधन का यूज़ करेंगे, ऐसी बातें हैं। तो हमारे ब्लड तक पहुंचने के लिए हमारे खाने को ऐसे फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं कि वो ब्लड में जा सके और पूरे बॉडी तक एनर्जी पहुंचा सके। तो ये जो प्रक्रिया होती है, जो आप खाना रोटी खाते हैं, उससे उस फेज से, उस स्तर से उस फॉर्म में खाने को कन्वर्ट किया जाता है कि वो ब्लड में जा सके। इस प्रोसेस को कहते हैं पाचन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पाचन। समझ में आया। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि पाचन क्या होता है, कैसे करते हैं, अमीबा कैसे करता है, पैरामीशियम कैसे करता है, ह्यूमन कैसे करता है, तब हम बड़ी डिटेल में चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पूरे साल में आप क्या पढ़ने वाले हो। अगर आपको पता रहता है कि आपको मान लो कि आपको जो है कि 15 दिन के बाद जो है आपको 1 हफ्ते की छुट्टी लेनी है, आपको कहीं जाना है, मान लो आपको होम टाउन जाना है या फिर आप कहीं जा रहे हो, तो आपको पता रहता है कि आपको 1 हफ्ते के लिए जाना है। तो आपको क्या करता है कि आप फटाफट सिलेबस वगैरह कंप्लीट कर लो, जो भी चीज़ें उसके बाद होने वाली है उसके लिए तैयार हो जाओ, खुद को तैयार हो जाओ। तो इसलिए आपको क्या साल भर पढ़ना है ये चीज़ें पता होनी आपको बहुत ज़रूरी है। दूसरा, सो सॉरी ये तो इरेज हो गया भाई। हमने क्या लिखा था सबसे पहले, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में जो पहली चीज़ है वो क्या है, पाचन। हमने समझ लिया कि पाचन क्या है। दूसरी चीज जो हमें समझनी है वो क्या है, वो है श्वसन। अब श्वसन का क्या मतलब है, पाचन में हमने समझा कि हम जो रोटी सब्जी खा रहे हैं उसे ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि वो ब्लड तक जा सके, क्योंकि पूरी बॉडी को एनर्जी चाहिए। अब श्वसन में हम क्या करते हैं, आपने पहले से ही पढ़ा है, स्टार्टिंग से आप पढ़ते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। यही बात आपने पढ़ी है क्लास 6, 7, 8 से आपने ये चीज़ें पढ़ी है, कोई झूठ नहीं बोलेगा, सबने पढ़ी रखी हैं। अभी क्या है कि श्वसन होता क्या है, जैसे कि हम जो सांस लेते हैं, जो सांस छोड़ते हैं, जो सांस लेते हैं, जो सांस छोड़ते हैं, उसे कहते हैं हम ब्रीदिंग, सांस लेना। श्वसन एक अलग चीज हो जाती है। लेकिन अभी हम क्या समझेंगे कि श्वसन तंत्र जो होता है या जो श्वसन होता है वो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं ताकि ब्लड में वो जा पाए, और CO2 जो बना रहता है उसे बाहर छोड़ते हैं। इतना आप समझ लीजिए। बाद में हम देखेंगे कि सांस लेना और श्वसन में क्या डिफरेंस है। वो सांस लेने को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं ना, कि डीप ब्रीदिंग करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हो तो लोग कहते हैं कि डीप ब्रीदिंग करिए, आपको रिलैक्स फील होगा। तो ब्रीदिंग का मतलब है लंबी लंबी सांसें लेना, लंबी लंबी सांसें छोड़ना, तो इसे कहते हैं ब्रीदिंग। रिस्पायरेशन का क्या मतलब है वो हम बाद में समझेंगे। लेकिन सांस लेने के लिए वो सारे ऑर्गन्स आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे कि आप हवा जब अंदर जाती है फिर वो ब्लड में कैसे मिक्स होती है, फिर जो CO2 है वो कैसे बाहर निकलता है, वो सारी चीज़ें हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। आपको अपने बारे में जानने का मौका मिलेगा। मैथ्स वालों को ऐसा नहीं मिलता है। मैथ्स वाले क्या ही करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री हाई हाउ करके
कर लेंगे पास आउट। लेकिन आपको बायो में ये सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, मैथ्स में आपको क्या ही करना है, ये सारी चीज़ें पढ़ना है, फिर आपको अगर कंटिन्यू करना है मैथ के साथ तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप बायो का एक चैप्टर भी पढ़ते हैं ना, तो कहीं पर जाके आप तुरंत भौकाल सेट कर सकते हैं कि अच्छा पता है तुमको ऑक्सीजन कैसे जाता है बॉडी में, ऑक्सीजन क्यों जरूरी है बॉडी के लिए, ऑक्सीजन उनको नहीं मिला तो उनकी डेथ क्यों हो गई, पता है तुमको, क्योंकि आप अपने बारे में जान रहे हो। और अपने बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप अपने डेली लाइफ, अपने हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हो अपने बारे में जान के। तीसरी क्या चीज़ है, तीसरी जो हमारे पास चीज़ है वो है वहन। वहन को ही कहते हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र की सहायता से वहन होता है। अब जैसे कि आप फॉरेन से आए थे, हवाई अड्डे पे उतरे, तो ये क्या है कि वहाँ से आप जिस तरीके से आ रहे हो वो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अब जैसे कि मान लो आपने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया, तो वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होता हुआ आपके पास आता है। मान लीजिए आपको कोई ड्रेस पसंद आ गई, आपको कुछ चीज़ें पसंद आ गई, तो आपने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, तो वहाँ तक सिग्नल क्या चला गया कि इस बंदे को ये चीज़ चाहिए, आप उनके पास ले जाके पहुँचा के आओ। तो वो फिर प्रॉपर एकदम यहाँ से माल सप्लाई होगा, फिर ऐसे ऐसे चेंज होते होते आपके पास जो आपका डिलीवरी बॉय वो ला के आपको दे देगा। तो उसी तरीके से जो वहन होता है उसमें क्या होता है कि मान लो हमारे सेल को जो है एनर्जी चाहिए, ब्लड पूरे बॉडी में हमेशा घूम रहा है, जो डिलीवरी बॉय है वो आपकी गली में तब भी आएगा जब आपने ऑर्डर नहीं किया, किसी और ने किया होगा। तो हमेशा पूरी बॉडी में ब्लड दौड़ता रहता है, कहीं से भी कट लगती है तो सबसे पहले क्या निकलता है, खून निकलता है। तो क्या है कि पूरी बॉडी में मूवमेंट हो रही है, पूरी बॉडी में जो है कि सेल्स वर्क कर रहे हैं, पूरी बॉडी में जो है ब्लड घूम रहा है। तो जहाँ पे उस अगर सिग्नल कहता है कि यहाँ से हमको ये चीज़ चाहिए, तो वहाँ पे वो चीज़ पहुँचानी होती है। जैसे आपने डिलीवरी के लिए ऑर्डर किया था तो डिलीवरी हो गई। तो ये जो सिस्टम होता है इसे कहते हैं वहन, या फिर इसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे कहते हैं कि सब कुछ सर्कुलेट कर देना है। जैसा होता है ना कि स्कूल में टॉफी डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कहते हैं कि सारी सबको सर्कुलेट कर दो, सबको बांट दो। तो वो क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसे हम लोग कहते हैं उत्सर्जन। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन। ये चीज़ 4 चीज़ आपको पहले चैप्टर में पढ़नी है। उत्सर्जन का मतलब क्या है, अब ये भी जानना पड़ेगा। उत्सर्जन का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई फैक्ट्री खोली है, सपोज करिए कि आपने कोई फैक्ट्री खोली है, उसमें कच्चा माल आता है, आपने खाना खाया मतलब कच्चा माल है। अब वो प्रोसेस होगा, ठीक है, तो प्रोसेस होगा तो उससे एनर्जी मिलेगी। तो फैक्ट्री को चलाने के लिए भी कुछ एनर्जी चाहिए, तो कच्चा माल से आपको एनर्जी मिली। जैसे कि आपने कोयला लाया कच्चा माल की फॉर्म में और उसे आप जला के आप एनर्जी बना रहे हो, तो क्या हुआ कि हमने खाना खाया और उसे पचा के हम लोग एनर्जी बना रहे हैं। अब जो एनर्जी बन जाएगी, आपको जो काम करना है, मान लो आपकी कपास की फैक्ट्री है, आपको कपड़ा बनाना है, तो कपड़ा तो बनेगा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ जो है कि मल भी बनेगा, कुछ ऐसे अपशिष्ट पदार्थ भी बनेंगे जो आपके किसी काम के नहीं होने वाले हैं। तो ऐसे ही कुछ पदार्थ हमारे शरीर में भी बनते हैं। ये वो वाला मल नहीं है जो आप जो है कि जो जिसे पोप कहते हैं या जो पॉटी होती है, वो वाला मल की बात हम नहीं कर रहे हैं। उत्सर्जन तंत्र में हम उस मल की बात कर रहे हैं जो आप यूरिनेशन में निकालते हो, जो आपका मूत्र होता है, उस जो वो वाला जो उत्सर्जित पदार्थ होता है उससे हम लोग कहते हैं उत्सर्जन। हमारी बॉडी के जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए हमारे बॉडी में कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिससे हम अपशिष्ट पदार्थों को बॉडी के बाहर निकाल देते हैं। तो उस सिस्टम के बारे में, उस तंत्र के बारे में हमें जो पढ़ना है उसे हमें पढ़ना है उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत। इतनी बात समझ में आई। ये था पहला चैप्टर। पहला चैप्टर सबसे लंबी है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, तो ये चैप्टर तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि इसमें से कोई क्वेश्चन ना छूटे। इसमें बहुत सारे फिगर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर ये है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। सेकेंड चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, ये हमारा था फर्स्ट चैप्टर। सेकेंड चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, जंतुओं तथा पौधों में मतलब कि नियंत्रण एवं समन्वय। दूसरा चैप्टर क्या है, जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। समन्वय का मतलब पता है क्या है, जैसे आप हैं, आपके दोस्त हैं, बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है कि तुम्हारी कोई करतूत मैं घर पे नहीं बताऊंगा, स्कूल में नहीं बताऊंगा और तुम मेरी मत बताना, तो इसको कहते हैं समन्वय होना। तो ये क्या है, ये कोऑर्डिनेशन है, इसे कहते हैं समन्वय। अब यहाँ पे बात हुई है जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। जैसे कि आपको मैं बताती हूँ, अब कोई पेड़ है, मान लीजिए कोई चने का पेड़ है, चने का पौधा है, वो पौधा को पता है कि इसकी हाइट इतनी ही होने वाली है। अब ये नहीं है कि एक चने का पौधा इतना बड़ा है, दूसरा नीम इतना बड़ा हो गया, तो ऐसी ग्रोथ नहीं होती, जबकि प्लांट के पास कंटिन्यूअस ग्रोथ करने की क्षमता होती है। तो लेकिन उसके बाद भी सबकी ग्रोथ लिमिटेड होती है।
होती है ना, नीम का पेड़ नीम की तरह बढ़ेगा, अमरूद का पेड़ अमरूद इतना ही बढ़ेगा, पीपल का पीपल इतना बढ़ेगा, तो सबकी ग्रोथ नियंत्रित होती है। तो जंतु हो चाहे पौधे हो, उनमें एक सिस्टम होता है जो कि उनको नियंत्रित करता है। आपको यहाँ पे कोई टच किया, यहाँ पे आप जल रहे हो, आपको यहाँ पे हीट ज़्यादा लग रही है तो आप फील कर पाते हो। तो ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं, कैसे तंत्रिका तंत्र आपको बताता है कि आपको कहाँ पे फील हो रहा है, कहाँ पे चोट लग रही है, सारी चीज़ें तंत्रिका तंत्र द्वारा आपको पता चलती है। तो वो सारा चीज़ हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में। 3rd चैप्टर में है कि जीव जनन कैसे करते हैं, या फिर जीवों में जनन। जीव जनन कैसे करते हैं, या फिर जीव जनन मतलब जीव जन्म भी आप समझ सकते हैं। तो जीव जनन क्यों करते हैं या फिर कैसे करते हैं। अब मान लीजिए कि आपके दादा के जो मम्मी पापा थे, अगर उन्होंने जनन नहीं किया होता, अपने बच्चे नहीं पैदा किए होते, मतलब तो आपके दादा नहीं आते हैं। अगर दादा नहीं आते तो आपके पापा नहीं आते, पापा नहीं आते तो आप भी नहीं आते। तो इसका मतलब कि आपके दादा के जो पापा थे, मान लो उनकी डेथ हो गई है, तो इसका मतलब उसके बाद आपके घर में कोई नहीं बचता। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अगर मर जाते हैं तो आने वाली पीढ़ी तो इस धरती पे रहेगी। वरना क्या होता कि मान लो एक बार भगवान जी ने ऐसे जादू किया और सारे ह्यूमन बना दिए। अब सारे ह्यूमंस बना दिए तो फिर उसके बाद अगर उस ह्यूमन ने रिप्रोडक्शन नहीं किया तो फिर जब सबकी एज कंप्लीट हो जाएगी, कोई 70 साल, कोई 80 साल, कोई 100 साल, तो फिर सबकी डेथ हो जाएगी। और सबकी डेथ हो गई तो फिर उसके बाद भगवान जी को फिर से आके ह्यूमन बनाना पड़ेगा। तो इतना आसान काम थोड़ी ना है। तो इसलिए क्या है कि जीव जनन करते हैं ताकि उनकी जो पीढ़ियां हैं वो आगे बनी रहें। अब जीव जनन अलैंगिक क्या होता है, लैंगिक क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, ह्यूमंस कैसे जनन करते हैं, जो अदर एनिमल्स हैं वो कैसे जनन करते हैं, और दूसरी बात है कि पौधे कैसे जनन करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात पूछती हूँ, अगर आपको कोई कहता है कि आप जानवर हो, आप क्या हो, जानवर हो, या फिर आप क्या हो, आप जंतु हो, एकदम जंतु हो, तो आपको क्या समझ में आता है? क्या आपको उससे लड़ना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हमने अभी देखा कि जीव विज्ञान की 2 ब्रांचेस थी, एक था जंतु विज्ञान, दूसरा था वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में हमें उन सब के बारे में पढ़ना था जो कि जीव के अंतर्गत आते हैं। आपने 9th में जीवों में विविधता नाम के चैप्टर में पढ़ा होगा कि एक प्लांट किंगडम होता है और एक एनिमल किंगडम होता है। मतलब कि एक प्राणी समजीव होते हैं और एक वनस्पति समजीव होते हैं। जो प्राणी समजीव होते हैं उसी में हम एक कॉर्डेट्स हैं, हम एक कॉर्डेट्स ग्रुप के हम एक मैमल्स हैं। कहते हैं ना कि ह्यूमन क्या है, स्तनधारी जीव हैं। तो स्तनधारी जीव किसके अंदर आते हैं? एनिमेलिया ग्रुप के अंदर आते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बायो की भाषा में देखा जाए तो हम भी जंतु हैं, या हम भी जानवर कह सकते हो, जंतु कह सकते हो, वो ज़्यादा प्रेफरेबल वर्ड रहेगा। तो आपसे अगर कोई कहेगा कि आप जानवर हो या जंतु हो कि नहीं हो, तो आप उनसे कह देना कि हम तो हैं भाई, आप नहीं हो क्या। अगर इसका मतलब वो नहीं है, इसका मतलब कि वो ह्यूमंस भी नहीं है। तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो हम लोग भी एक प्रकार के जंतु हैं, क्योंकि हमारी स्टडी किस में की जाती है, जंतु विज्ञान के अंतर्गत। जितने भी ऑर्गेनिज्म जो जंतु विज्ञान के सदस्य हैं वो सारे के सारे जंतु हैं। तो ये बात शॉर्ट थी, आपको एक फैक्ट था जो कि आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट में आपका जो चैप्टर है जीव जनन करने के बाद आपके पास जो चैप्टर है वो है हमारे पास कौन सा चैप्टर कि उसके पास हमारे पास है आनुवंशिकता। अब ये आनुवंशिकता किस बला की नाम है? देखिए, आनुवंशिकता में हम क्या देखते हैं कि आनुवंशिकता विज्ञान की वह ब्रांच है जिसमें हम जानते हैं कि हम अपने मम्मी पापा जैसे कैसे दिखते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो दादी लोग कहती है कि अच्छा हाँ, इसकी आँख ना पापा पे गई है, इसका होठ जो है ना मम्मी पे गया है। तो वो कैसे होता है, कैसे एक बच्चा अपने माता पिता जैसा दिखता है। आप और आपके भाई बहन वो एक ही मम्मी पापा से बने हैं तो बिल्कुल डिट्टो होना चाहिए था। तो क्यों आप में और आपके भाई बहन में थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटीज़ हैं, थोड़ी थोड़ी आप लोग एक दूसरे से समान हो, थोड़े थोड़े अलग हो। जो जुड़वाज होते हैं, जो ट्विन्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि जो साथ में पैदा होते हैं बड़े सिमिलर होते हैं, जो अलग अलग टाइम पे पैदा होते हैं वो बड़े अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी मम्मी पापा जैसे दिखते हो। एक ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन जैसा दिखता है, एक डॉग का बच्चा डॉग जैसा दिखता है, कैट का बच्चा कैट जैसा दिखता है। तो ये आपको पता होगा कि अरे भाई मैम, कुत्ते का बच्चा तो कुत्ते जैसा ही तो बनेगा, आगे चल के उसे कुत्ता ही तो बनना है। बिल्ली का बच्चा है तो बिल्ली जैसा तो दिखेगा, आगे चल के उसको बिल्ली बनना है। हम ह्यूमंस के बच्चे तो हमको ह्यूमन जैसा ही दिखना है, आगे चल के हमको ह्यूमंस मतलब कि आगे चल के हमको एक वयस्क ह्यूमन ही तो बनना है, फिर अपने बच्चे करने हैं। तो ये क्या है, ये तो आपको पता है, लेकिन ऐसा कैसे हो पाता है? सोचिए एक बार कि ऐसा कैसे हो पाता है कि आपकी आँख आपके पापा से मिलती है, आपकी नाक आपकी मम्मी से मिलती है, आपका होठ आपके पापा से मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपके बाल आपके दादा से मिलते हैं। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों आप इतने सारे लोगों के कॉम्बिनेशन से मिलके बने हो? इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको आनुवंशिकता वाले चैप्टर में। अब हमारा जो लास्ट चैप्टर है वो है हमारा पर्यावरण। अब तक हमने अपने बारे में बात की, अब हम थोड़ा सा अपने पर्यावरण के बारे में भी बात करेंगे। हमारा
पर्यावरण। अब तक हम बड़े स्वार्थी थे, हमने सिर्फ पढ़ा कि हम खाना कैसे पचाते हैं, हम सांस कैसे लेते हैं, हमारा खून कैसे दौड़ता है, हम उत्सर्जन कैसे करते हैं, हमारे में तंत्रिका समन्वय नियंत्रण कैसे होता है, हमारे अंदर जीव, हम जनन क्यों करते हैं, उसके बाद हमारे अंदर जो है हम पापा से सिमिलर कैसे होते हैं। लेकिन उसके बाद हमने कहा कि हाँ भाई, अगर रहना है एटमॉस्फेयर में तो फिर एटमॉस्फेयर की भी देखभाल करनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो अब हम पढ़ेंगे पर्यावरण के बारे में, उसमें भी थोड़ा सा हम अपने बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम ये प्रदूषण वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो एक पोर्शन जो इस चैप्टर का है वहाँ पे आपको पढ़ना है ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये प्रदूषण, फलाना प्रदूषण, ढकाना प्रदूषण, जो कि आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं वो पढ़ना है। लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगी तो शायद आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा। इस बार हम सिर्फ प्रदूषण पढ़ेंगे नहीं, उसे रोकने के लिए जो उपाय हो सकते हैं वो पढ़ेंगे, साथ साथ में अपनी लाइफ में अप्लाई भी करेंगे, ये वो हम उस टाइम करेंगे। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे ये पढ़ना है कि एक कीड़ा है, मान लो एक कोई टिड्डा है, टिड्डा क्या खाता है, घास खाता है। अब उस घास को, उस टिड्डे को कौन खाता है, मेढक खा लिया, मान लो मेढक को कोई सांप खा लिया, सांप को कोई मोर खा लिया। तो ये क्या है भाई, एक लोग दूसरे को खा रहे, दूसरा तीसरे को खा रहा, क्या जिंदगी में यही बचा है, पर्यावरण भी यही रह गया है कि हम तुमको खाएं, तुम उसको खाओ, वो उसको खाए, वो उसको खाए। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, इसका क्या फ़ायदा है, क्यों एक जीव दूसरे जीव को खाने पे तुला है। एक हिरन घास खाता है तो हिरन को शेर खा जाता है, फिर शेर एक बार सड़ता है तो उसे छोटे छोटे कीट खा जाते हैं। तो आखिर ये सारी चीज़ें क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, इसका क्या बेनिफिट है। इससे अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे अर्थ पे, हमारा जो धरती है उस पर क्या हो जाएगा। अगर हर जीव एक दूसरे को खाना छोड़ दे तो आखिर क्या हो जाएगा। हम लोग को लगता है कि चिड़िया बड़ी मासूम होती है, किसी को मार वार के नहीं खाती है, बस एक दाना वाना खा लेती है। लेकिन सोचिए कि एक गेहूं का दाना या एक पेड़ का बीज जो वो खा रही है, वो पेड़ का बीज भी अगर जमीन में जाता तो बड़ा होता तो एक प्लांट बनता ना। एक जीव की हत्या तो उसने भी की, तो वो शाकाहारी मांसाहारी वाला कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि वो भी तो एक जीव था भाई। अगर पेड़, अगर हम कहते हैं कि बेजुबान फील कर पाते हैं तो वो उनको मारना पाप है, तो प्लांट भी तो लिविंग थिंग्स है, तो फिर तो उनको भी नहीं खाना चाहिए। तो ये सारी जो इतने कन्फ्यूजन है, जो इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, क्यों एक जीव दूसरे जीव को खाने पर तुला है, इसका क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, अगर ना हो तो क्या होगा, वो सारी की सारी चीज़ें इस साल आपको पढ़ने के मिलेगी। तो सिलेबस बहुत इंटरेस्टिंग है ना। सिलेबस को और भी इंटरेस्टिंग करेंगे जब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए। अपने दोस्त लोगों तक वीडियो शेयर करिए। और दूसरी बात कि जब भी क्लास में आइए, प्रीवियस क्लास को रिवाइज करके आइए। आज मैंने जो भी बताया है वो हम टॉपिक नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन आज भी मैंने क्लास में जो जो बताया है कल की क्लास में उससे क्वेश्चंस होंगे, तो आपको इसे पढ़ना है, रिवाइज करना है, उसके बाद ही कल की क्लास अटेंड करनी है। नोट्स जरूर बनाना है। मेरा नाम क्या है, स्वाति सिंह। एक कॉपी लेंगे, उसमें लिखेंगे कि बायोलॉजी बाय स्वाति मैम या बायोलॉजी बॉय स्वाति। तो आप एक नोट्स बनाएंगे और उसमें क्लास की सारी चीज़ों को नोट डाउन करेंगे, और फिर एग्जाम के बाद आप मुझे बताएंगे कि मैम आपकी ये नोट्स कितने ज़्यादा हेल्पफुल थे, आपको कितना मज़ा आया एग्जाम देके। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आप लोग का इतना सारा प्यार, सपोर्ट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।